चलिए भाई साहब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। एक नया चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या था? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट। सो बोले अगर मैं ये चैप्टर के बारे में बात करूँ तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सेल एंड उसके एग्रीमेंट टू सेल के बारे में नॉर्मल डिस्कशन किया। ये बताया मैंने आपको कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही ये पार्ट हुआ करता था, जिसको बाद में अलग कर दिया गया जुलाई 1930 के अंदर। और बाद में जब आर्टिकल 70 आपका एबोलिश हुआ तो ये जम्मू एंड कश्मीर में भी आपका क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। और सर ये बोले एक स्पेशल वाला एक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में बात करता है कि अगर आपने गुड्स में डील करने की बात करी तो उसी में ही ये बात करता है, उसके अलावा किसी और के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस वगैरह थी, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करी, ठीक है। क्या था कि दो पार्टीज होनी चाहिए, सर किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी दो ही पार्टीज होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो किस में रहेगा, गुड्स में होगा। और कंसिडरेशन में काइंड में कुछ भी नहीं चलेगा, आपको क्या देना है, पैसा ही यहाँ पे पे करना होगा। और प्रॉपर्टी का ओनरशिप जो है वो बोले सामने वाले के पास ट्रांसफर होना चाहिए। पोजेशन अगर एक मौके ट्रांसफर नहीं भी होता है तो भी चलेगा, लेकिन ओनरशिप जो है वो बोले ट्रांसफर होनी जरूरी होगी। फ्री वाला कंसेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का ही बेस था सर, वो तो ठीक है, वो होना चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान से सुनिएगा कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो उसमें बोले दो चीजें रहती है। क्या? सबसे पहली बात बोले आपने इस बात का एग्रीमेंट भी कर लिया कि हम सेल करने वाले हैं, और एग्रीमेंट करने के साथ साथ में आपने क्या कर लिया, सेल भी कर लिया। कई बार बोले ऐसा होता है कि सेल जो है वो बोले अपन फ्यूचर में जाके करेंगे, फिलहाल के लिए हम आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये वाली चीज आज नहीं पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद मैं ही आपसे क्या करने वाला हूं, परचेज करने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर में किसी चीज को करने वाले हैं, ओनरशिप अगर आप फ्यूचर में ट्रांसफर करने वाले हैं और उसके लिए अगर आपने एग्रीमेंट आज बना लिया होगा तो उसे आप सेल का नाम नहीं दोगे या सेल कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी नहीं दोगे, आप उसे क्या कहेंगे, एग्रीमेंट टू सेल। आगे जाके बेचूंगा, आगे जाके खरीदूंगा, एग्रीमेंट टू परचेज बोल दो या एग्रीमेंट टू सेल बोल दो, एक ही बात है। डिपेंड करता है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज की बात कर रहे हो। फिर उसके बाद में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब, ये बात अपन कर चुके कि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंडीशंस अपन ने पढ़ी थी कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड वो नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी, जब आप गुड्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको क्या करना होगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है साहब। सर बोले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो तो बोले हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी ये समझने में काफी कठिनाई हो रही है कि ये एग्रीमेंट टू सेल से कैसे अलग है। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो कि फ्यूचर में जाके आप ट्रांजैक्शन करने वाले हो, उसके लिए एग्रीमेंट जो है वो बोले आज अपन ने बना लिया वगैरह वगैरह, एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो? तो ध्यान से सुनिएगा, ये वाला एग्जाम्पल हमने इसके पहले भी लिया है, लेकिन मैं फिर से आपको इसके बारे में बता रहा हूं। क्या? मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास में उसका एक खेत है, जिस खेत में उसने क्या किया हुआ है, गेहूं जो है वो बोले इसने उगाया हुआ है, ठीक है। और मिस्टर ए का एक दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर बी, जो कि शहरों में रहता है, गांव में नहीं रहता है। एक दिन ऐसे ही गांव में घूमने के लिए गया तो मिस्टर ए ने कहा कि चल मैं तुझे अपना खेत दिखाता हूं। मिस्टर बी चला गया, भाई साहब चलो बोले खेत देख के आते हैं। खेत में जाके देखा तो फसल वहां पे हरी हरी लहरा रही थी। उसने कहा क्या बात है, बहुत ही बढ़िया फसल है तेरी तो। अरे बोले पूछ मत, गजब की फसल आती है, लेकिन क्या करूं, मार्केट में इस फसल का प्राइस जो है वो मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि जिस टाइम पे फसल पक के तैयार होती है सभी लोग अपनी फसल बेचने को निकल पड़ते हैं, सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, उसकी वजह से प्राइस जो होता है वो कम होता है। क्या बात कर रहा है? बोले भाई सही में? बोले हाँ। क्या हिसाब से बेचते हो? ये बोला कि मैं मार्केट में यही वाली फसल को 12 रुपए पर केजी के हिसाब से मैक्सिमम बेच पाता हूं। मिस्टर बी ने कहा कि इस क्वालिटी की गेहूं जो है वो अगर मुझे शहर में परचेज करनी पड़े तो 27 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदनी पड़ती है, अगर मुझे शहर में खरीदनी पड़े तो, राइट। एक काम करते हैं, आज ना अपन यहां पे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि तू अपनी जो गेहूं है ये बोले मुझे ही बेचेगा,
और मैं तुझे इस बात का प्रॉमिस करता हूं, इस बात का वादा करता हूं कि ये गेहूं के लिए मैं तुझे 12 नहीं और 27 भी नहीं, लेकिन मैं तुझे 17 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या दे दूंगा, पैसा जो है वो बोले दे दूंगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, मान लीजिए कि 4 अगस्त को ये एग्रीमेंट जो है वो किया जा रहा है, दोनों पार्टीज के बीच में 4 अगस्त को ये एग्रीमेंट किया जा रहा है, और जो फसल की पैदावार आपकी आएगी, वैसे तो यहां बैंड बज रही है क्योंकि फसल जो आएगी गेहूं वाली वो आती है कब, अप्रैल वाले महीने में, बट एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे बोल रहा हूं, मान लीजिए कि 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के आसपास ये फसल जो है वो क्या होने वाली है, निकलने वाली, जस्ट एग्जाम्पल, 2 से 3 महीने के बाद, राइट। दोनों के बीच में इस बात का एग्रीमेंट हो गया कि आने वाली डेट पे, यानी कि ये वाली डेट पे मैं तुमको पैसा दूंगा, और जो भी तुम्हारे फसल का उत्पाद आता है वो बोले तुम मुझे दे दोगे पूरा का पूरा। मिस्टर ए ने भी एग्री कर लिया, मिस्टर बी ने भी क्या कर लिया, एग्री कर लिया, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि ये वाली डेट जो है वो आ चुकी है। सर ये डेट पे मिस्टर ए को पता चला मार्केट में क्या, कि सर मार्केट में अगर आप ये गेहूं को बेचने जाओगे तो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आपका गेहूं खरीदा जाएगा। लेकिन सर एक सेकेंड, हमने तो बोले ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मिस्टर बी से 17 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, हमने जो 12 रुपए पर केजी का अंदाजा था, सिर्फ अंदाजा ही लगाया था, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है कि हमेशा 12 के हिसाब से जाएगा। कई बार यह भी हो सकता है कि फसल जो है वो बर्बाद होगी, जिसकी वजह से सप्लाई उतनी ज्यादा आ नहीं पाई, मतलब पूरे कंट्री की जो फसल है उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं आ पाई, जिसकी वजह से गेहूं के जो भाव थे वो ज्यादा थे। ये भी पॉसिबल है ना, बोले हाँ। लेकिन अब मिस्टर ए जो है वो यहां पे फंस चुका है, उसे क्या करना होगा, उसे ये गेहूं इसी बंदे को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और बदले में उसको 17 रुपए ही यहां से लेने होंगे। आप ये नहीं कह सकते यार मार्केट में 20 का मिल रहा है और तुम 17 ही रुपए दोगे, ये तो गलत बात है। वो कहेगा भाई साहब बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, जिस टाइम पे अपनी बात हो रही थी तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था कि 12 रुपए ही मिलेगा, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 27 रुपए पे करना पड़ेगा, हम दोनों ने ये वाले प्राइस पे क्या किया था, एग्री किया था। मतलब वो एग्रीमेंट बना के ये जो रिस्क है, इस रिस्क को हमने कंसेंट दे दिया था कि अगर प्राइस कम ज्यादा रहता है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो इसी प्राइस पे क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले। उल्टा भी हो सकता है भाई साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के शहर में जाके अगर आप बात करोगे तो इसी क्वालिटी की जो गेहूं है वो बोले इसको 16 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलने को तैयार है। कुछ भी हो सकता है, प्राइस कैसे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये बंदा भी अब बाइंड है कि अब आपको गेहूं जो है मिस्टर ए से ही परचेज करना पड़ेगा, आप किसी और से ये गेहूं लेने की बात जो है वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर फ्यूचर डेट के लिए ये काम आपको करना है, इसका एग्रीमेंट जो है वो आज आपने क्या कर लिया है, बना लिया। ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है सर। तो अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम यहां पे ये दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस करने के बारे में बात करें तो हमेशा से सुनिएगा कि अगर मैं सेल की बात करूं, जिसको कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं, ये बोले एक आपका जेनरिक टर्म है, और इसमें बोले दो चीजें आती है। कौन सी? एक तो बोले सेल हो जाएगा, मतलब जो आज ट्रांजैक्शन हो रहा है। दूसरा इवन बोले एग्रीमेंट टू सेल जो है वो भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम एक दूसरे के लिए ये काम के लिए एग्री हुए तभी तो अपना सेल एक्चुअल में हो रहा है ना। ये ध्यान से सुनिएगा सर, माना कि यहां बहुत ज्यादा पास्ट में अपन नहीं गए, अपन ने क्या किया, 4 अगस्त को सुबह 10 बजे 10 AM पे अपन ने एग्रीमेंट कर लिया, और 12 PM पे अपन ने क्या कर दिया, अपन ने सेल कर दिया। ये सर नो टाइम का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम है, और क्या हो गया, वहां पे 4 महीने की 2 महीने की बात कर रहे हैं, यहां पे आप क्या कर रहे हो, 2 घंटे की बात कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये समझ में आया तो ध्यान से देखिएगा। जब बोले आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक तो बोले आपका सेल होगा, मतलब वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। यहां पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा, ओनरशिप, पोजीशन की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ओनरशिप की बात कर रहे हैं। द ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। जब ओनरशिप एक्चुअल में आप दे चुके हो, सर दोपहर को 12 बजे मैंने आपको मालिक बना दिया,
दोपहर को 10 बजे मैंने इस बात के लिए एग्री किया था कि मैं आपको 2 घंटे में क्या कर दूंगा, इसका मालिक बना दूंगा। ये समझा? ठीक है साहब। नाउ अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन नाम के कोई थे इंसान, ठीक है, उन्होंने कहा सेल इज अ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन मैन टू द अनदर इन कंसिडरेशन ऑफ सम प्राइस। सेल का मतलब क्या है? पहले मेरे पास में ओनरशिप था, अब ये ओनरशिप को मैंने क्या कर दिया, आपके पास ट्रांसम्यूट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, राइट? अगर मैं ब्लैकस्टोन की लैंग्वेज में बात करूं तो एग्जांपल, ए अभी बेच रहा है मोटरसाइकिल टू बी फॉर ₹10,000, ठीक है। इट इज अ सेल सिंस द ओनरशिप ऑफ मोटरसाइकिल इज ट्रांसफर्ड टू बी, अभी बेच रहा है, सेल्स। लेकिन जब मैं एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात करता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा, वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज टू टेक प्लेस, मतलब अभी नहीं किया जा रहा, होगा, ठीक है, टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ये समझ में? अब फ्यूचर टाइम हो सकता है 2 घंटे का होगा, हो सकता है 2 दिन का होगा, हो सकता है 2 हफ्ते का होगा, या फिर हो सकता है 2 महीने का होगा, और या फिर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अरे मेरे भाई फसल आने तो दे, ये हरी पत्ती लेके जाएगा, फसल पहले काटी जाएगी, फिर उसको निकाला जाएगा, निकालने के बाद लेके जाएगा ना, कि ऐसे लेके चला जाएगा, है? ठीक है भाई साहब। देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट टू सेल। क्या कहा जाएगा इसको? इसे बोले एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कहा जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 3। बोले ठीक है साहब। नाउ in case of agreement to sell the transfer of property does not take place immediately, यानी कि 10 बजे अगर अपना एग्रीमेंट हुआ है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको मालिक 10 बजे ही बना दिया गया। क्या कहा गया? थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए, राइट? मे बी 1 घंटे का वक्त दीजिए, मे बी 1 दिन का वक्त दीजिए, लेकिन आज मैं फिलहाल आपको क्या नहीं बना रहा हूं, यहां पे ओनर नहीं बना रहा हूं, ठीक है साहब। बट एट अ फ्यूचर टाइम, दस इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सर याद आया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट था, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट था। एग्जीक्यूटेड में क्या कहा गया था? दोनों पार्टीज अपना प्रॉमिस कर चुकी है। एग्जीक्यूटरी में क्या है? एक पार्टी शायद अपना प्रॉमिस कर चुकी है, दूसरी पार्टी अभी भी प्रॉमिस करना बाकी है, या फिर दोनों ही पार्टीज का प्रॉमिस निभाना बाकी। मतलब कहा अभी पैसा मत दो, 2 घंटे रुक जाओ, 2 घंटे के बाद में आप मुझे पैसा दे देना और मैं आपको क्या कर दूंगा, मेरे जो गेहूं गोडाउन में रखे हुए हैं वो गोडाउन की चाबी बोले मैं आपको दे दूंगा कि जाओ आप अपना गेहूं जो है वो निकाल लो। एज सिंपल एज दैट, ठीक है साहब। नाउ एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। ये ध्यान से सुनिएगा, जो आपका एग्रीमेंट टू सेल था वो सेल बन जाएगा कब? जब वो टाइम जो आपने स्पेसिफाई किया हुआ था 2 घंटे का, 2 दिन का, 2 हफ्ते का, 2 महीने का, वो पूरा हो जा रहा है। इलेप्स का मतलब क्या है? पूरा होना, ठीक है। और जो कंडीशन आपने दी थी वो फुलफिल हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है साहब। एग्जांपल देखिए, ए नाम का बंदा एग्री करता है बी से कि मैं आपसे परचेज करूंगा सर्टेन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा। ये करूंगा, कर रहा हूं नहीं बोला, करूंगा, ठीक है। द शिप कैरिंग द नाइट्रेट ऑफ सोडा वॉज येट टू अराइव, वो अभी भी आने की है, जब तक आएगी नहीं मैं कैसे दूंगा बोले आपको ये वाली चीज, ठीक है। दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल। इन दिस केस द ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर्ड टू ए ऑन द अराइवल ऑफ शिप कंटेनिंग द स्पेसिफाइड गुड। जैसे ही वो आ जाता है वैसे ही बोले मैं आपको क्या कर दूंगा, ये चीज को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा भाई साहब, ठीक है। सर अगर बोले मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड यूज करता हूं एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, क्या इसमें सेल इंक्लूडेड रहेगा? क्या नहीं साहब। लेकिन अगर मैं वर्ड यूज करता हूं सेल तो क्या मैं कह सकता हूं, या फिर अगर मैं वर्ड यूज करता हूं कॉन्ट्रैक्ट टू, या कॉन्ट्रैक्ट टू नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो इसमें दोनों बातें आ गई। पहला तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो भी आ गया और प्लस सेल जो है वो भी आ गया। ये ध्यान में रखिएगा, ये समझा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रहेगा ये आपका वाइडर टर्म है जिसमें ये दोनों चीजें आपकी आ जाती है, जबकि जो एग्रीमेंट टू सेल आपका होगा ये आपका क्या है? एक नैरोवर टर्म। कोई भी चीज पहले एग्रीमेंट टू सेल बनेगी और फिर उसके बाद में जब एक्चुअल में उसको परफॉर्म कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बोले सेल बन जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ये बोले प्रेजेंट में होता है और एग्रीमेंट टू सेल जो होगा ये बोले फ्यूचर डेट पे रहता है।
अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, मतलब इसको परफॉर्म जो है वो अपन क्या करने वाले हैं, बाद में करने वाले हैं। चलिए अब सब बोले अगर डिफरेंस करना आ गया एग्जाम के अंदर 4-5 मार्क के लिए अगर आता है तो आपको ये पूरा जो 9 पॉइंट यहां पे दिए गए हैं 9 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। 4 या 5 पॉइंट अगर आप लिखेंगे ना तो वो भी चलेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर हो सकता है आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है केस लॉ बना के, केस स्टडी बना के पूछ लिया जाए। ध्यान से देखिएगा भाई साहब। सबसे पहली बात नेचर की बात करूं तो सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। मतलब सब बोले मुझे पैसा चाहिए था, आपने पैसा दे दिया, आपको गुड्स चाहिए था, मैंने आपको गुड्स दे दिया, मतलब दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस जो है वो निभा दिया। ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी है सर, मतलब किसी एक या एक से ज्यादा पार्टीज ने अभी तक अपना प्रॉमिस निभाया नहीं है, इट इज येट टू बी परफॉर्म्ड। प्रॉमिस जो है वो अभी भी परफॉर्म करना क्या है, बाकी है। ये समझा? ठीक है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। प्रॉपर्टी में जो ओनरशिप है सर यहां सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सर आज नहीं होगी सर, फ्यूचर टाइम पे होगी। ये जब कंडीशन पूरी हो जाएगी, फसल आ जाने के बाद ये प्रॉपर्टी आपकी सर, कंडीशन वही डाली हुई थी। ठीक है, तो क्या बोला गया, या तो कंडीशन पूरी हो जाए या फिर पहले से टाइम डिसाइड किया हुआ था कि 2 महीने के बाद में ये वाली चीज जो है मैं आपको दे दूंगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेयंस ऑफ द प्रॉपर्टी। सर कन्वेयंस का मतलब क्या होता है, अगेन ट्रांसफर। कन्वेयंस का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, अ सेल इंप्लाइज अ कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेयंस ऑफ द प्रॉपर्टी। कन्वेयंस मतलब ट्रांसफर, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। देयरफॉर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ रहा है, बायर जो है ही गेट्स अ राइट इन रेम। मतलब सारी दुनिया के अगेंस्ट में उसके पास अधिकार आ जाता है जब वो कोई चीज का मालिक बन जाता है। जिस चीज का कोई भी बंदा मालिक बन चुका है, कोई भी इंसान जो इस दुनिया से बिलोंग करता होगा वो ये नहीं कह सकता कि इस चीज पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। ध्यान से भाई साहब, ये वाली चीज को मैंने परचेज किया हुआ है, इस चीज का मालिक कौन है, मैं हूं। क्या आप ये छीनने की बात कर सकते हो? नहीं साहब। अगर छीन लिया क्या मैं आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता हूं? यस सर। क्या गवर्नमेंट मुझसे ये चीज छीनने की बात कर सकती है? आंसर इज नो सर। अगर गवर्नमेंट मुझसे ये चीज छीनने की बात करती है, क्या मैं गवर्नमेंट पे केस कर सकता हूं? आंसर विल बी व्हाट, यस सर। ये ध्यान से सुनिएगा सर, ओनरशिप जो है वो बोले आपका 2 टाइप का होता है, या राइट जो है, यहां पे जो राइट की बात आप कर रहे हो 2 टाइप का होता है। कौन सा कौन सा? एक आपका होता है राइट इन रेम, और दूसरा आपका होता है जिसे कहा जाता है राइट इन पर्सोनेम। सर राइट इन रेम इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर इसका मतलब, जस्ट अ सेकेंड ना, हाँ, इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी ताकत जो है वो उस चीज को आपसे छीन नहीं सकती है जिसके आप क्या हो, मालिक हो। लेकिन सब ये राइट इन पर्सोनिम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट द पर्सन, द पर्सन ओनली। सर ये नहीं समझा मैं क्या कहना चाहता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सर वापस से एग्जांपल मैं यहां पे लेके चल रहा हूं। एक बंदा जिसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए ने किसी दूसरे बंदे के साथ में जिसका नाम था मिस्टर बी एक एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट किया किस चीज का? टू सेल। क्या सेल करेगा? बोले मेरे पास में मेरा बोले खेत है, इस खेत में जो भी फसल आने वाली होगी, जितनी भी फसल रहेगी ना, जितनी भी फसल रहेगी, ये फसल मैं तुमको सेल कर दूंगा और इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? पैसा दोगे। कितना पैसा दोगे? बोले 17 रुपए पर केजी के हिसाब से जितनी भी गेहूं बनती होगी सारी की सारी गेहूं तुम ले लोगे और बदले में पैसा जो है वो बोले मुझे आप दे दोगे। ये समझ में आया? ये एग्रीमेंट हुआ? बोले हाँ। मतलब आगे चल के आपको अपना प्रॉमिस निभाना है कि पूरी गेहूं किसको बेचोगे? मिस्टर बी को बेचोगे, ठीक है। और बी को प्रॉमिस निभाना है कि आप पर केजी के हिसाब से क्या दोगे? 17 रुपए जो है वो बोले उसे देने वाले। लेकिन आगे चल के मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब
कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का टाइम आया, मिस्टर बी को ये पता, सॉरी मिस्टर ए को ये पता चला कि मार्केट में एक बनिया है जिसका नाम है मिस्टर सी। कौन है? मिस्टर सी है, जिसको आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? दिस पर्सन इज एक्टिंग इन गुड फेथ। ठीक है, उसको नहीं पता कि आप दोनों के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में ऐसा कोई प्रायर एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, उसको नहीं पता ये चीज के बारे में। ये बनिया जो है ना, ये पहुंचता है मिस्टर ए के पास और मिस्टर ए से कहता है कि मैं आपको 20 रुपए पर केजी के हिसाब से अभी पैसा देने को तैयार हूं, और आपकी खेत की जो भी उपज है वो बोले आप क्या कर दो, मुझे ट्रांसफर कर दो। ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, एग्रीमेंट किसी और के साथ हुआ था, लेकिन आपने काम किसी और के साथ कर लिया। ए ने क्या किया? ए ने गेहूं, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे जो गेहूं आपका आया था ये था आपका 500 केजी, तो ए ने क्या किया? 500 केजी गेहूं जो है वो दे दिया मिस्टर सी को, और बदले में पैसा जो है वो ले लिया। ये समझा? बोले हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या मिस्टर बी सी के पास में जा सकता है और ये कह सकता है कि वो 500 केजी गेहूं मुझे दे दे? बताओ आप, क्या ये मिस्टर सी को जाके बोला जा सकता है क्या? अरे ओ बेशरम आदमी, तेरे को पता नहीं है मेरा और ए का एग्रीमेंट हुआ था कि ए ये गेहूं मुझे बेचने वाला है और मैं उसको पैसा देने वाला हूं। एक काम कर, ये पकड़ बोले 17 रुपए पर केजी के हिसाब से पैसा, और ये बोले 500 किलो गेहूं जो है ये किसको दे दे? मुझे दे दे। क्या मिस्टर सी इस बात के लिए लायबल रहेगा? क्या आप यानी कि मिस्टर बी जो है वो सी को जाके ये कह सकता है कि मेरे पास में राइट इन रेम है, मैं उस गेहूं का मालिक हूं? क्या वो ऐसा बोल सकता है? आंसर इज नो सर। आप उस गेहूं के मालिक बनने वाले थे क्योंकि ए और बी के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि गेहूं निकलने के बाद वो आपको ही देगा। लेकिन इसके पहले कि वो गेहूं आपको देता, अगर उसने ये गेहूं मिस्टर सी को दे दिया है तो माना कि मिस्टर ए ने यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। माना कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी जो है वो एग्रीव्ड पार्टी बन गया है। लेकिन सर आप एग्रीव्ड सिर्फ और सिर्फ इसके अगेंस्ट में है, सारी दुनिया के अगेंस्ट में नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मिस्टर सी जो है उसने भी आपके साथ में कांड किया। कैसा बोल पाओगे? क्या सवाल यही पैदा नहीं होता। एग्रीमेंट टू सेल अगर रहा तो यू विल हैव राइट इन पर्सनम। इसने जो आपके साथ में ब्रीच किया है, आपका नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ? सर बोले नुकसान ये हुआ, मिस्टर बी ने कहा मुझे बोले जाना पड़ा मार्केट में मिस्टर डी के पास, ठीक है, और मिस्टर डी से मैंने गेहूं परचेज किया वही 500 केजी, और क्या रेट पे लिया? 22 रुपए पर केजी के हिसाब से लिया। ध्यान से सुनिएगा, मतलब मुझे कितने रुपए का नुकसान हो गया? सब बोले 5 रुपए का नुकसान हो गया 500 केजी गेहूं पे। 5 5 2500, इतना ही आता ना। मेरा मैथ्स कमजोर है, मैथ्स के मामले में प्रवीण सर जो हैं वो एकदम ही खतरनाक तरीके से कमजोर हैं। तो 5 इंटू 500 2500, राइट? 2500 रुपए जो है ये बोले मेरा नुकसान हो गया। मिस्टर ए से कहो अपने को तो अपना 2500 रुपया चाहिए, बात खत्म, राइट? लेकिन क्या वो सी से गेहूं मांग सकता है क्या? ना, सी से गेहूं नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि सर आपका ना राइट इन रेम आया ही नहीं था ना, आप ओनर तो बने ही नहीं थे। ओनर कब बनते? जब सेल हो जाता। तो क्या था आपके पास में? राइट इन पर्सनम था, एक ही इंसान के अगेंस्ट में जिसका नाम है मिस्टर ए। सिर्फ उसी के अगेंस्ट में आपका अधिकार जो है वो बोले यहां पर बनता है। उसके अलावा किसी और के ऊपर आपका अधिकार जो है वो यहां पे नहीं बनता है। ये ध्यान में रखिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। तो यहां पे ध्यान से देखिए, क्या सब बोले सेल अगर हो गया, आप ही मालिक हो, आप ही माई बाप हो, ठीक है। लेकिन ध्यान से, इन एग्रीमेंट टू सेल देयर इज नो कन्वेयंस ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ओनरशिप तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। कन्वेयंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ट्रांसफर, ठीक है। इट गिव्स बायर द राइट अगेंस्ट द सेलर ओनली, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा राइट इन पर्सोनम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाएगा इसको? राइट इन पर्सोनम, राइट, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ गुड्स। सर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो हमेशा एग्जिस्टिंग वाले और स्पेसिफिक वाले गुड्स में रहेगा।
मतलब गुड्स जो है वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए ना। जो चीज फ्यूचर पे आने वाली है उसके लिए आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हो? नहीं बना पाओगे। उसके लिए पहले एग्रीमेंट टू सेल बनेगा, और जब गुड्स आपके एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे उसके बाद में ही क्या बन पाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से सुनो। आपने बता दिया कि मुझे एग्जिस्टिंग वाले गुड्स चाहिए, और गुड्स कौन से चाहिए? मोबाइल चाहिए, राइट। फिर आपने ये भी बता दिया कि मुझे मोबाइल वो किडनी वाला चाहिए, जिसको किडनी बेचनी पड़ती है, उसके बाद में जाके फोन बोले अपने को मिलता है, वो वाला चाहिए। उसमें भी आपने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे ना इसमें 12 प्रो वाला जो मोबाइल होता है 256 GB वाला, वो वाला फोन चाहिए बोले। 256 GB वाला जो फोन आता है ना, वो वाला चाहिए। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब, क्या आपने फोन को स्पेसिफाई कर लिया है क्या एग्जैक्टली कौन से वाला? मतलब 5 फोन सामने में रखे हुए हैं, पांचों के पांचों फोन जो है वो आपका 12 प्रो वाला ही फोन है, और पांचों में ही 256 GB है, और पांचों एक ही कलर के हैं। क्या उनमें से आपने एक फोन को उठा लिया है क्या? आंसर इज नो। तो सर तब तक, जब तक के आप स्पेसिफाई नहीं करोगे एग्जैक्टली कौन से फोन की बात आप कर रहे हो, क्या नहीं बन पाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। उसके लिए एग्रीमेंट टू सेल बना लोगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बन पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक तो बोले गुड्स आपके एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, ऐसा नहीं जो फ्यूचर वाले गुड्स है उसमें नहीं हो सकता। दूसरा, उसको स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस में तो 1 2 3 4 5 गुड्स है सेम वाले, तो क्या पांचों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका? आंसर इज नो सर, पांचों में से एक चाहिए ना। कौन सा एक चाहिए वो भी आपको क्या करना होगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात करते हैं तो हो सकता है कि गुड्स अभी तक आए ही नहीं है, या गुड्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये बोले कोई अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। फसल का कटना, सो उसके पहले बारिश आके फसल तबाह हो गई तो, शिप का आना, उसके पहले ताउते आके अगर समुद्र में शिप डूब गई तो सॉरी, आप कभी ओनर उस चीज के बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि गुड्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आए, स्पेसिफाई कहां से करोगे? ये समझ में आया? तो सर एग्रीमेंट टू सेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके जो गुड्स रहते हैं वो फ्यूचर वाले होते हैं। कौन से वाले रहेंगे भाई साहब? फ्यूचर वाले गुड्स जो है वो आपके रहने वाले हैं, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क ऑफ लॉस। एक मिनट। चलिए नेक्स्ट है रिस्क ऑफ लॉस। ये ध्यान से सुनिएगा सर, जहां कोई चीज के मालिक आप बन चुके हैं और अगर वो वाली कमोडिटी किसी और के पोजीशन में है, मुझे ये बताओ नुकसान किसका हो गया? आपका हुआ या किसी और बंदे का? आपका नुकसान हो जाएगा भाई साहब। क्यों? माना कि पोजीशन में किसी और के होगा, लेकिन ओनर तो उसके आप ही थे ना। सामने वाले से आप ये कह सकते हो कि तुमने मेरा नुकसान करवाया, इस नुकसान की भरपाई कर, वो बात की बात है, लेकिन नुकसान किसका हुआ? आपका नुकसान माना जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में जब तक के प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं बनते हैं, और जो बंदा ऑलरेडी मालिक बना हुआ है उसी का नुकसान माना जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। अगर बोले मैं सेल के बारे में बात करूं, रिस्क पासेस विथ द ओनरशिप। जैसे ही ओनरशिप आपके पास में आ गया है, उसका रिस्क जो होगा वो बोले आपके पास आ जाएगा। एक ही बात ध्यान रखना कि जो बंदा मालिक है उसी बंदे का रिस्क होगा, सीधी बात। कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप आपके पास आ गई, रिस्क भी आपके पास आ गई। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक जो बेचने वाला था उसने ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया क्या? ना 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 ना। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? रिस्क भी उसी बंदे का होगा, चाहे गुड्स जो है वो किसी के पास भी रहे। कई बार ऐसा हो सकता है, मैंने आपसे कहा मोबाइल खरीदोगे क्या? आपने कहा सर पहले दिखा दो मोबाइल। आपने फोन हाथ में लिया, फोन हाथ में लेके पोजीशन आपके पास में, आपने कहा सर मैं ना 2 दिन चेक करता हूं, इसकी बैटरी वैटरी डाउन रही तो, कुछ और पंगा रहा तो। आप 2 दिन घर पे चेक कर रहे थे, आपके घर पे बच्चा भी था, उसने आपसे फोन मांगा, आपने दिया नहीं, उसके हाथ में लगा, उसने उठा के फेंक दिया, फोन टूट गया। अब मुझे बताओ नुकसान आपका हुआ कि मेरा हुआ? नुकसान मेरा हुआ। क्यों? क्योंकि सर माना कि पोजीशन आपके पास में था, लेकिन ओनरशिप जो है वो तो अभी भी मेरे ही पास में थी ना। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ सेलर। अब ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और 9 जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे तरीके से ताकि पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। ये ध्यान से सुनिएगा। सो बोले अगर सेल हुआ है और जो सेलर है वो अनपेड वाला सेलर है, मतलब मैंने ओनरशिप आपको दे दिया, बदले में आपसे जो पैसा मुझे आना चाहिए था वो पैसा मेरे पास में नहीं आया, तो बोले मैं क्या कर सकता हूं? तो ध्यान से सुनिएगा। ही कैन सू द बायर फॉर प्राइज। वो क्या कर सकता है? बायर पे केस करेगा। किस चीज के लिए? पैसा पाने के लिए। If goods are in his possession, he can also exercise his right against the goods. क्या कर सकता है? गुड्स को जब्त कर सकता है, या फिर स्टॉपेज ऑफ द गुड्स ऑन द ट्रांजिट इटसेल्फ। मतलब गुड्स मेरे यहां से निकल चुके थे, मैंने आपको फोन किया कि यहां से गुड्स निकल चुके हैं, प्लीज मुझे मेरा पैसा दे देना। आपने कहा कौन सा पैसा, कैसा पैसा? तो इसके पहले कि वो आप तक पहुंचता, मैंने फोन करके कुरियर वाले को बोल दिया रुक जा भाई साहब, ये गुड्स सामने वाले को देके मत आना। और या फिर अपने पैसे को रिकवर करने के लिए आपके गुड्स को, ध्यान से, ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो चुकी है, तो आपके गुड्स को मैं क्या कर सकता हूं? बिकवा भी सकता हूं। पहला, मैं जब्त कर सकता हूं। दूसरा, ट्रांजिट में ही मैं उसको रुकवा सकता हूं ताकि वो आप तक ना पहुंचे, उसका पोजीशन आपके पास में ना आए। और तीसरा, जो गुड्स मैंने जब्त कर लिए हैं उससे अपना पैसा रिकवर करने के लिए उस प्रॉपर्टी को मैं बिकवा भी सकता हूं ताकि मेरा जो पैसा है वो क्या हो जाए? रिकवर हो जाए। ये समझा? लेकिन अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट टू सेल बना था, ओनरशिप मेरे ही पास में था, सेलर के ही पास, क्या वो ट्रांसफर हो गया था क्या? नहीं भाई साहब। तो ध्यान से सुनिएगा। इफ द बायर मेक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर कैन सू द बायर फॉर द डैमेजेस इवन दो द गुड्स आर इन हिज पोजीशन। सर अपने बीच में, ये ध्यान से सुनिएगा, दोनों का एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको अलग से यहां पे दे देता हूं। क्या बोला अपन ने? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, और एक बंदा है जिसका नाम क्या है? मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास में मोबाइल है, मिस्टर ए ने मोबाइल जो है वो आपको बेच दिया, मतलब ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। ओनरशिप क्या हो चुकी है? सब बोले ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिस्टर बी था ये यहां पे क्या बन चुका है? ये बोले ओनर बन चुका है, राइट? तो अब इसमें पॉइंट कैसा आता है कि हो सकता है मिस्टर ए के पास में क्या है? उस गुड्स का पोजीशन है। अगर पोजीशन है मेरे पास में, मैं क्या करूंगा? वो गुड्स पे अपना लीन कर दूंगा। लीन करने का मतलब क्या है? जब्त करना। क्यों? अरे भाई साहब, आपसे मेरे पास में पैसा आना चाहिए था, आपने मुझे पैसा पे नहीं किया। अच्छा, कोर्ट में अगर मैं केस करूंगा, मैं गुड्स के लिए केस नहीं करूंगा, मैं किसके लिए केस करूंगा? प्राइस के लिए। तुमने बोले पैसा जो है वो मुझे पे नहीं किया है, राइट? जो गुड्स को मैंने जब्त किया है इसको बोले मैं मार्केट में रीसेल करने की बात जो है वो भी कर सकता हूं। ये समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका ये वाला। लेकिन अगर मैं ये वाले के एग्जाम्पल की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। वापस से मिस्टर ए नाम का एक बंदा और मिस्टर बी नाम का एक बंदा, ठीक है, और मिस्टर सी नाम का एक बंदा। सर मिस्टर ए की बात चल रही थी मिस्टर बी से, और मिस्टर ए ने कहा कि मैं अपना ये मोबाइल जो है ये बोले मैं आपको बेचने को तैयार हूं। कितने पैसे में? बोले 20,000 रुपीज आप मुझे पे कर दीजिएगा, ये मोबाइल मैं आपको बेच दूंगा। बाजू में आपका दोस्त खड़ा था जिसका नाम था मिस्टर सी, उसने आपसे कहा ये बेशर्म आदमी, थोड़ी तो शर्म कर ले, अगर ये वाला फोन तुझे बेचना ही था मुझे बेच देता, मुझे पूछ लेता। ए ने सी से कहा सही में तू लेने वाला है क्या? है तेरे पास इतना पैसा है? मतलब दोस्त है तो दोस्त की तो तुम जितनी चाहो उतनी बेइज्जती कर सकते हो, जन्म से अधिकार है तुम्हारा ये। गॉट द पॉइंट? मेरे को तो लगता है तू भीख मांगता है। बोले सही में है तेरे पास पैसा? ए बोले बकवास मत कर, दे देगा मैं तेरे को पैसा। अपन चलो बोले काम करते हैं यहां, बोले काइंड ऑफ अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये फोन तू मुझे देगा और इसके बदले कितना पैसा होना तेरे को? 20,000 होना ना, मैं देगा, बोले टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मिस्टर सी ने यहां एग्री कर लिया कि 20,000 रुपया जो है वो बोले मैं दे दूंगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, मिस्टर ए ने कहा मैं भरोसा नहीं करता, जब तक के पैसा तू मुझे देगा नहीं मोबाइल में तेरे को दूंगा नहीं, उसका पोजीशन भी मैं तेरे को नहीं दूंगा।
ठीक है, ठीक है। बोले कब देगा पैसा? 1 हफ्ते के बाद। अगले हफ्ते में तेरे को पैसा जो है वो मैं दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब ये ध्यान से सुनिएगा, 1 हफ्ता खत्म हो गया, मिस्टर ए पहुंचा मिस्टर सी के पास और कहा ला भाई साहब पैसे दे, मोबाइल ले ले। सी ने कहा अरे यार तो सीरियस हो गया, मैं मजाक कर रहा था, नहीं है मेरे पास पैसा। ध्यान से, दोनों के बीच में बकायदा एग्रीमेंट टू सेल बन गया था भाई साहब। क्या बन गया था? एग्रीमेंट टू सेल जो है वो बोले ऑलरेडी दोनों पार्टीज के बीच में बन चुका था। ये समझ में आया? बोले हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में अगर मिस्टर सी यहां पे मुकर जा रहा है तो अब क्या करें? मिस्टर ए जो है वो बोला चल कोई बात नहीं। मिस्टर ए गया मिस्टर बी के पास में और कहा अरे सुनो ना वो तुमको फोन चाहिए था। मिस्टर बी ने कहा ओ भाई साहब मैं क्या तुम्हारा वेट करता क्या? तुमने ऑलरेडी बोल दिया था कि मैं मिस्टर सी को बेच रहा हूं, तो बोले मैंने मार्केट से खरीद लिया। अब ये ध्यान से, मिस्टर ए का जो फोन है ना तो बोले मिस्टर बी परचेज कर रहा है, और मिस्टर सी जो है उसने भी बोले परचेज करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो मिस्टर ए ने क्या किया? वही वाले फोन को OLX पे डाला और उसको बेचा मिस्टर डी को। लेकिन मिस्टर डी ने क्या कहा? इस फोन के मैं 15,000 रुपए पे करने को तैयार हूं, उससे 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा बोले मैं आपको। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला? 1 रुपया इससे ऊपर नहीं दूंगा। मुझे बताओ क्या यहां मिस्टर ए का नुकसान हो गया क्या? यस और नो? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। किसकी वजह से हुआ? ये गंदे आदमी की वजह से हुआ। इसलिए कहते हैं गंदे लोगों को अपना दोस्त जो है वो नहीं बनाना चाहिए। तो मिस्टर सी नाम का जो बंदा है ये क्या करेगा? ये 5,000 रुपए का जो नुकसान मेरा हुआ है इसकी भरपाई करेगा। लेकिन मिस्टर सी कहता अरे यार तूने तो मेरे को फोन दिया ही नहीं। अरे दिया नहीं दिया, लेकिन अपने बीच में बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये फोन तू लेने वाला है, तो तू कैसे मुकर सकता है? तेरी वजह से मुझे 5,000 का नुकसान हो गया है, ये नुकसान की भरपाई तू करेगा। सीधी बात, नो बकवास। ये समझा? डन। चलिए लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले वाले पॉइंट के बारे में। नाम क्या है? राइट ऑफ बायर। अभी ध्यान से सब बोले, यहां पॉइंट क्या था कि सेलर का नुकसान हो गया। ठीक है, सेलर का नुकसान क्या हुआ? पैसा नहीं मिला। बायर का नुकसान क्या होगा? गुड्स नहीं मिला। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बायर ने पैसा पे कर दिया लेकिन जो गुड्स का पोजीशन ए के पास में था उसने गुड्स को तोड़ दिया। ए के पास पोजीशन था और गुड्स क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, या चोरी हो गया, या लॉस्ट हो गया। सर नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सेलर करके देगा। ध्यान से। तो बायर का राइट क्या है? सो बोले इन अ सेल इफ सेलर मेक्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पैसे ले लिए लेकिन गुड्स या तो किसी और को बेच दिया या फिर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब आपने मुझे गुड्स को दिया नहीं, तो क्या होगा? बायर कैन सू फॉर द डैमेजेस। बायर का नुकसान हुआ है वो डैमेज क्लेम करने की बात कर सकता है। नाउ इफ द सेलर रीसेल द गुड्स, सेलर ने कमिटमेंट पहले मुझे दिया 20,000 रुपए में बेचने के लिए, उसको 22,000 का कस्टमर मिल गया, उसने 22 में किसी और को बेच दिया। ठीक है, द बायर कैन इवन सू द थर्ड पार्टी फॉर द रिकवरी ऑफ गुड्स। लेकिन ध्यान से भाई साहब, वापस से पॉइंट आता है, अगर थर्ड पार्टी गुड फेथ में काम कर रहा है, उसको नहीं पता तुम्हारे बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो क्यों देगा गुड्स? ये समझा? अगर थर्ड पार्टी यहां पे इन्वॉल्व था। अच्छा लेकिन हाँ एक पॉइंट और, क्या? अगर दो पार्टीज के बीच में सेल हो चुका है, राइट, तो भाई साहब ये मत भूलना, क्या? राइट इन रेम। इसका मतलब क्या हुआ? सर बोले चाहे ये जो थर्ड पार्टी है इसको पता था या नहीं पता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बोले पता होना चाहिए था। क्यों? मालिक मैं बन चुका हूं भाई साहब। ये समझ में, मेरी चीज जो है वो बोले वो कैसे बेच सकता है? ये ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। क्या बोला अपन ने यहां पे? सर अगर सेल हो चुका है मतलब कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, सिर्फ पोजीशन एक के पास में था, बेचने वाले के पास में सिर्फ पोजीशन था, ओनरशिप आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो? दूसरे को दे चुके हो, राइट? तो आप किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को कैसे बेच सकते हो? अब सामने वाला जो बंदा है जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, भले ही उसको पता हो या फिर नहीं पता हो, वो किसी और की प्रॉपर्टी को कैसे ले सकता है भाई साहब? पूरी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। इसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पीके का मन का। सर
पीके नाम का एक आदमी राजस्थान के किसी सुनसान इलाके पे उतरा। उससे क्या हुआ कि जो राजस्थानी चोर था, राजस्थानी चोर जो था, उसने क्या कर लिया, जो रिमोट था वो छीन लिया। ठीक है, बट एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि उस रिमोट का जो मालिक है वो कौन था? मिस्टर पीके ही था। और हमेशा कौन रहेगा? पीके ही रहेगा, क्योंकि पीके ने वो रिमोट बेचा नहीं। अब हुआ क्या कि ये जो चोर था राजस्थानी, उसने तपस्वी को क्या कर दिया? रिमोट जाके बेच के आ गया। अब इसके बदले में तपस्वी ने, मान लीजिए कि ये जो चोर था, इसको 5,000 रुपए दे दिए। सर चाहे कितना भी पैसा दिया होगा, एक बात बताइए, क्या पीके ने इस बंदे से कहा था कि मेरा रिमोट बिकवा दे? नहीं। क्या उस जो चोर है, क्या उसको एजेंट बनाया गया था? क्या? आंसर इज नो सर। सर जब ये बंदा मालिक है तो ही हैज राइट इन रेम, मतलब दुनिया के अगेंस्ट में उसका अधिकार है भाई साहब। कोई भी बंदा उसकी परमिशन के बिना उसकी चीज को खरीद भी नहीं सकता है और अपने पास में रख भी नहीं सकता है। राइट? आपको 5,000 रुपए चाहिए, आप एक काम करो, ये चोर से 5,000 रुपए ले लो, लेकिन ये रिमोट रखने का अधिकार आपके पास में नहीं है। आपको ये रिमोट क्या करना पड़ेगा? पीके को वापस करना पड़ेगा, भले ही आपको इस चोरी के बारे में अंदाजा था या नहीं था, उसके बावजूद। क्यों? क्योंकि मालिक जो होगा उसकी प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी और वो अपनी प्रॉपर्टी को दुनिया के हर इंसान से बचा के अपने पास में रख सकता है। ये उसका अधिकार है। बोले ये समझ में आया क्या? तो ध्यान से, राइट ऑफ द बायर, जो भी नुकसान उसका हुआ है वो उसका कंपनसेशन मांग सकता है। अगर थर्ड पार्टी को चीज बेच दी गई होगी तो उससे भी वो गुड्स को रिकवर कर सकता है, भले ही थर्ड पार्टी गुड फेथ में काम कर रही होगी या एज द केस में। क्यों? बिकॉज मालिक के पास में अधिकार है। अगर सेल हुआ है तो मालिकाना अधिकार किसी और के पास में बायर के पास में जा चुका है। ये समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट टू सेल की बात अगर करेंगे तो बायर कैन सू द सेलर फॉर डैमेजेस ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे बोले आप सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो। क्यों? मालिकाना अधिकार आपके पास में था ही नहीं है। आप 20,000 रुपए दे रहे थे, कोई और 22,000 रुपए दे रहा था, मैंने 22,000 में किसी और को बेच दिया, लेकिन आपको फोन यहां पे नहीं मिला है, तो जो नुकसान आपका हुआ होगा उसकी भरपाई करने की बात आप यहां पे कर सकते हो। ये समझ में आया भाई साहब? बोले डन। फिर उसके बाद में आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। ध्यान से, क्या बोला गया? सर एक बंदा है जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, दूसरा बंदा है जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, बायर। ठीक है, पहला केस है जहां पे सेल हो चुका है। फिर इसके बाद में ऐसा ही बोले एक और केस है जहां पे क्या हुआ है? एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सेल हो चुका है, क्या मैं कह सकता हूं कि ओनरशिप इसके पास में आ चुकी है, ही बिकम्स द ओनर? यस और नो? बोले हाँ। अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं कि ओनरशिप जो है वो अभी भी किसके पास में है? सेलर के पास में। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर बोले ऐसे केस में जो बंदा खरीदने वाला था, अगर यहां ये बायर क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो ध्यान से, अगर ये बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो ऐसे केस में इसका रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। गॉट द पॉइंट? एंड सर ये ध्यान से, जो प्रॉपर्टी, मान लीजिए सेलर मोबाइल बेच रहा था, इसने मोबाइल इसको ट्रांसफर कर दिया है, तो इस मोबाइल के ऊपर कंट्रोल किसका आ जाएगा? ये रिसीवर का आ जाएगा। क्यों? अरे क्योंकि बायर की प्रॉपर्टी है ना भाई साहब, भले ही आपके पोजीशन में होगी, भले ही आप ये कह दो कि बायर ने मुझे मेरा पूरा पैसा नहीं दिया है, आधा ही पैसा दिया, लेकिन मालिक अगर आप बायर को बना चुके हो, प्रॉपर्टी किसकी बन चुकी है? बायर की। तो यहां पे रिसीवर क्या कर सकता है? इस मोबाइल को अपने कब्जे में ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो बायर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है और बायर की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी सबका अधिकार किसके पास चला जाएगा? रिसीवर के पास। ये समझा? बोले हाँ। लेकिन अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात करूं और अगर जो ये बायर है ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या जो मोबाइल है, क्या इसका कंट्रोल रिसीवर के पास में आएगा? क्या नहीं साहब। क्यों? अरे मालिक तो अभी भी कौन है? सेलर है। मालिक अभी भी कौन है? सेलर मालिक है भाई साहब। तो कैसे आपके पास में आ जाएगा इसका कंट्रोल? सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, अगर सेल वाला सिचुएशन है तो बायर जो होता है वो ओनर बन जाता है। अगर वो बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो जिसे भी कोर्ट ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर के तौर पे अपॉइंट करता है वो बोले गुड्स को अपने पास में ले सकता है। गॉट द पॉइंट? बिकॉज द बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, राइट? द सेलर इज एंटाइटल्ड टू द रेटेबल डिविडेंड। मतलब ये भाई साहब कि आपने पैसा जो है वो बोले सामने वाले को दे दिया था, नहीं सॉरी, हाँ, आप बोले क्या करने वाले थे, इस बंदे से पैसा लेने वाले। कितना पैसा? बोले 20,000। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो फोन है ये बोले रिसीवर के पास में आ जाएगा, उस फोन को बोले मार्केट में बेचा जाएगा और उस फोन को मार्केट से बेच के जो भी पैसा आएगा उस पैसे से आपका उधार जो है वो चुकाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी नहीं है कि पूरा 20,000 रुपया जो है वो बोले यहां पे चुका दिया जाएगा, क्योंकि बाकी जो क्रेडिटर्स हैं आप उन क्रेडिटर्स के बराबर माने जाओगे और जितना पैसा वहां पे आएगा, अगर मान लीजिए कोई और क्रेडिटर था, ठीक है, क्रेडिटर 1, इसको भी बोले 15,000 रुपए देने थे, आपको भी बोले 20,000 रुपए देने थे, बायर का सारा ही सामान जो बेचा उसको बेचने से कुल मिला के 20,000 रुपए ही आ पाए, मान लो एग्जाम्पल, तो क्या 20,000 रुपए आपको दे दिया जाएगा? क्या नहीं साहब। या ऐसा होगा कि पहले इसके 15,000 दिए जाएंगे, फिर बाद में जो बचा हुआ जो पैसा होगा वो इसको दिया जाएगा? नहीं साहब। क्या देखा जाएगा? अगर आपका टोटल उधार यहां पे आता है 35,000 का, ठीक है, तो सर 20 डिवाइड बाय 35, 57% जो है वो बनता है आपका 57%, राइट? और तकरीबन 33% क्या, मैथ्स कमजोर है भाई साहब, 43% जो है वो बनता है किसका? उसका। तो सर 43 20 इंटू 43, 8,600 रुपए जो है वो आपको मिल जाएंगे, माइनस क्या कर रहे हैं हम, 20 इंटू 43%, हाँ 8,600 और 20 इंटू 57%, 11,400 रुपए जो है वो बोले इनको मिल जाएगा। ये समझा? इसे क्या कहा जाएगा? रेटेबल डिविडेंड जो है वो कहा जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर भाई साहब? लेकिन वहीं पे अगर क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल अगर रहता है तो सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। क्यों? अरे मालिक तो आप ही थे ना सर, अभी तक तो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, परफॉर्मेंस होनी तो बाकी ही थी, ठीक है। अनलेस द फुल प्राइस ऑफ द गुड्स इज पेड टू हिम बिकॉज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज स्टिल विद द सेलर। ये समझ में आया क्या? मतलब क्या करना होगा, रिसीवर जो है वो सेलर को पैसा देगा, अगर आप पैसा देते हो तो ये गुड्स को लेके चले जाओ, और नहीं देते तो सॉरी सर ये गुड्स तो मेरा ही था बोले। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि बायर ने मान लो सेलर को दिया था 5,000 रुपया, आपको क्या करना होगा, ये 5,000 रुपए जो है वो इसके जरिए वापस आप किसको दे दोगे? रिसीवर को दे दोगे, बस इतना ही करना पड़ेगा। ये समझ में आया? चलिए, फिर इसके बाद में इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर जो है इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सेकेंड केस क्या आ रहा है यहां पे कि अब इंसॉल्वेंट क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट बोले ये हो चुका है। अगर पहले केस में सेलर इंसॉल्वेंट हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते, ओनरशिप किसके पास जा चुकी है? बायर के पास। क्या वो गुड्स को ले सकते? क्या नहीं। लेकिन अगर यहां पे जो सेलर है ये अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऐसे केस में गुड्स का ओनरशिप सेलर के ही पास में है, तो ये ओनरशिप जो है ये कौन ले सकता है? रिसीवर ले सकता है। ये समझा? जस्ट अपोजिट, यहां पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां पे बायर जो है वो रेटेबल डिविडेंड मांग सकता है। सर मैंने पैसा दे दिया था उसको, हाँ सर पैसा दे दिया था आपने, लेकिन जैसे बाकी क्रेडिटर्स है वैसे ही आप भी हो, पूरा पैसा तो शायद आपको नहीं मिलेगा, प्रपोर्शन निकाला जाएगा और अकॉर्डिंगली पैसा आपको दे दिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट टू सेल था तो, और अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल हो गया तो सर पूरी प्रॉपर्टी आपकी है। जो गुड्स है उस पे जो अधिकार है वो किसका होगा? वो बायर का होगा। लेके जाओ सर। बायर का जो गुड्स है उसको सेलर का रिसीवर नहीं ले सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये समझ में आया? दैट्स इट।
तो यहाँ पे ये होता है आपका पहले वाला टॉपिक कंप्लीट। अगला जो टॉपिक आपका होगा वो अपन अगली क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।